हेलो कक्षा 8 के विद्यार्थियों। विषय विज्ञान में हम अभी पढ़ रहे हैं अध्याय 11 बल और दाब। यहाँ पर हमने देखा कि किसी भी पदार्थ पर बल लगाया जाता है तो उसकी गति में परिवर्तन होता है। ठीक है ना। अब हम आगे देखेंगे बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। आकृति माने आकृति बदल जाना। ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि आकृति में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर सारणी दी गई है जिससे यह पता लगता है कि हमें यह देखना है कि यहाँ पर आकृति में परिवर्तन आता है या फिर गति में परिवर्तन आता है। सबसे पहली है स्थिति का वर्णन, बल कैसे लगाए, और फिर चित्र दिया गया है और फिर हमें देखना है कि बल कैसे लगता है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। एक प्लेट में गूंदा हुआ आटा हाथ से नीचे की ओर दबाने पर क्या होता है? उसकी गति में परिवर्तन नहीं होता लेकिन उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। फिर आगे देखो, साइकिल की गद्दी में लगी कमानी। तो यहाँ पर गद्दी पर जब बैठते हैं, जब उस पर दाब पड़ता है, वजन पड़ता है, बल लगता है, तो उसकी आकृति में यहाँ पर भी परिवर्तन होता है। आगे देखिए, एक हुक या दीवार में लगी कील से लटका रबड़ का छल्ला एक बार लटकाकर या उसको स्वतंत्र सिरे से खींचकर जब हम उसको खींचते हैं रबर का छल्ले को, तो क्या होता है? उसकी आकृति में परिवर्तन होता है, वो लंबा हो जाता है। फिर आगे देखो, दो ईंटों पर रखा प्लास्टिक या धातु का पैमाना स्केल के बीचों बीच एक भार रखने पर क्या होगा? वो बीच में से मुड़ जाएगा। तो उसका मतलब क्या हुआ? उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। सारणी सारणी 11.2 के प्रेक्षणों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? जब आप अपनी हथेलियों के बीच एक फूले हुए गुब्बारे को रखकर दबाते हैं तो क्या होता है? तो गुब्बारा फूट जाता है और उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। समझे? जब गूंदे हुए आटे की लोई को बेलकर चपाती बनाते हैं तो उसकी आकृति पर क्या प्रभाव पड़ जाता है? वो चपटी और गोल हो जाती है। ठीक है ना। मतलब कि उसकी जब हमने लोई पर दाब डाला, बल लगाया, तो क्या हुआ? वह उसकी आकृति बदल गई। जब आप मेज पर रखी किसी रबड़ की गेंद को दबाते हैं तो क्या होता है? तो उसकी भी आकृति बदल जाती है। इन सभी उदाहरणों में आपने देखा कि किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। समझे? बल लगाने में उसकी आकृति पर परिवर्तन हो सकता है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि बल लगाने पर वस्तु की गति में परिवर्तन आता है। ये दूसरा लक्षण है कि बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। उपरोक्त सभी क्रियाकलाप कर लेने के पश्चात अब आप समझ गए होंगे कि बल किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है। 1 नंबर। 2 नंबर, गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है। गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है, वो अपनी दिशा बदल सकता है। ठीक है। ये रहा 2। 3, तो वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। और 4, वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है। इनमें से कुछ अथवा सभी प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने यह देखा कि सभी क्रियाकलाप में हमने यह देखा कि वस्तु पर बल लगने से क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले उस एक विराम की अवस्था में, मतलब एक जगह पर बढ़ी हुई बॉल गेंद जो होती है उस पर बल लगाने से वह गति में आ जाती है। दूसरी है कि उसके परिवर्तन चाल गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है, या गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, और अभी वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो सकता है। तो इनमें से कुछ अथवा सभी प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। यह स्मरण रखना आवश्यक है कि यद्यपि बल इनमें से एक या अधिक प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है, तथापि इनमें से कोई भी प्रभाव बगैर बल लगाए उत्पन्न नहीं हो सकता। ठीक है। हाँ, जब भी हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो इनमें से किसी भी एक या दो प्रभाव पड़ सकते हैं। किसी भी वस्तु पर बल लगाए बिना कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। मतलब एक वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता। अतः कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति में नहीं आ सकती, अपने आप दिशा परिवर्तित नहीं कर सकती, तथा अपने आप आकृति में परिवर्तन नहीं ला सकती। सभी परिबलों को दर्शाने के लिए बल लगना जरूरी होता है। अब हम संपर्क बल के बारे में बात करेंगे।
उसमें हम पेशीय बल के बारे में बात करेंगे हमारी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या आप मेज पर रखी किसी पुस्तक को बगैर छुए धकेल या उठा सकते हैं? बोलिए। क्या बगैर पकड़े पानी की किसी बाल्टी को उठा सकते हैं? सामान्यतः किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए आपके शरीर का वस्तु के साथ संपर्क होना चाहिए। आप कोई भी कार्य करोगे, आप होमवर्क करोगे, आप वीडियो गेम देखोगे, आप बाल्टी को उठाओगे, आप डंबल्स को उठाओगे कसरत करने के लिए, आप पुस्तक को उठाएंगे या कपड़े को उठाएंगे, तो किसी भी वस्तु या किसी भी वस्तु को बल लगाने के लिए आपको उसके शरीर से संपर्क करना पड़ेगा। ठीक है, आपके शरीर को उस वस्तु के साथ संपर्क होना चाहिए। ठीक है, अगर आप छुओगे उसको तब भी आप उसको उठा सकते हो। संपर्क किसी छड़ी या रस्सी की सहायता से भी हो सकता है। ठीक है, जब हम किसी वस्तु जैसे अपने विद्यालय के बस्ते को ढकेलते हैं या पानी की बाल्टी को उठाते हैं तो बल कहाँ से आता है? यह बल हमारे शरीर की मांसपेशियों से आता है या द्वारा लगता है। हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। ठीक है, आपका पूछा जाए कि पेशीय बल कौन सा है, तो हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। पेशीय बल ही हमें अपने सभी क्रियाकलाप करने योग्य बनाते हैं। इन क्रियाकलापों में शरीर की गति तथा मुड़ना भी सम्मिलित है। जब तक हम किसी वस्तु को नहीं छुएंगे तब तक बल लगेगा नहीं, तो उसको क्या कहा जाता है? पेशीय बल कहते हैं। कक्षा 7 में आपने पढ़ा था कि पाचन प्रक्रिया में भोजन आहार नाल में आगे की ओर धकेला जाता है। क्या इस प्रक्रिया को पेशीय बल करता है? हाँ। आप यह भी जानते हैं कि श्वसन प्रक्रिया में वायु अंदर लेते बाहर निकालते समय फेफड़े फैलते और सिकुड़ते हैं। श्वसन प्रक्रिया को संभव बनाने के लिए ये पेशियाँ कहाँ से स्थित है? हमारे शरीर में पेशियों द्वारा बल लगाने के क्या कुछ और उदाहरण आप बता सकते हैं? तो यह सच है। ठीक है, ये सारे कार्य करने के लिए हमारे शरीर में भी पेशीय बल लगता है और ये हमने कक्षा 7 में पूरी तरह पढ़ लिया था। पशु भी अपने शारीरिक क्रियाकलापों तथा अन्य कार्यों को करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर पेशियों के बल के बारे में जब बैलगाड़ी में बैल को जोड़ा जाता है तो वह भार उठाने के लिए और आगे की तरह ये जो होती है ना बैलगाड़ी, उसको खींचने के लिए बल लगाते हैं, तो वहाँ पर भी पेशीय बल लगता है। बैल, घोड़े, गधे, ऊँट जैसे पशु हमारे लिए विभिन्न कार्य करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन कार्यों को कराने के लिए वे पेशीय बल का उपयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए, क्योंकि पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियाँ किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं। क्या अन्य प्रकार के संपर्क बल भी हुए? जैसे आइए पता करें। घर्षण। घर्षण भी एक पेशीय बल है, ये संपर्क बल है। देखते हैं, अपने कुछ अनुभवों को स्मरण कीजिए। फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। साइकिल चलाते समय जब हम पैदल चलाना बंद कर देते हैं तो यह भी धीरे धीरे धीमी होती है तथा अंत में रुक जाती है। किसी कार या स्कूटर के इंजन को बंद कर देने पर वह भी कुछ समय बाद रुक जाता है। इसी प्रकार नाव खेना बंद कर देने पर भी कुछ दूर चलकर रुक जाती है। ठीक है, क्या आप इस प्रकार के कुछ अन्य अनुभवों को इनमें जोड़ सकते हो? ठीक है, आप कौन सा जोड़ेंगे? है कोई याद आ रहा है तो आप बता सकते हो। तो यहाँ पर सभी कुछ आ गया है। इन सभी स्थितियों में वस्तुओं पर कोई बल लगाना प्रतीत नहीं होता, फिर भी इनकी चाल धीरे धीरे कम होती जाती है और अंत में ये विराम अवस्था में आ जाती है। इनकी गति की अवस्था में परिवर्तन किस कारण होता है? क्या इन पर कोई बल लग रहा होता है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रत्येक दशा में बल किस दिशा में लग रहा होगा?
इन सभी उदाहरणों में वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण घर्षण बल है। ठीक है, कौन सा बल है? घर्षण बल है। फर्श तथा गेंद की सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल ही गतिशील गेंद को विराम अवस्था में लाता है। ठीक है, जब हम गेंद को लुढ़काते हैं तो फर्श और गेंद की सतहों पर घर्षण लगता है और धीरे धीरे गेंद क्या होती है? रुक जाती है। इसी प्रकार पानी तथा नाव की सतहों के बीच घर्षण खेना बंद करने पर नाव रोक देता है। ठीक है, अब घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है। यहाँ पर ये याद रखने जैसी बात है, घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और इसकी दिशा सदैव गतिशील दिशा की विपरीत होती है, क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए यह भी संपर्क बल का एक उदाहरण है। इस बल के बारे में आप अधिक जानकारी अध्याय 12 में प्राप्त करेंगे। ठीक है, आप यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि क्या यह आवश्यक है कि किसी वस्तु पर बल लगने वाला बल सदैव संपर्क बल ही हो। आइए पता लगाएं। अब हम असंपर्क बल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले चुंबकीय बल। छड़ चुंबकों द्वारा का एक युग्म लीजिए। चित्र 11.10 में दर्शाए अनुसार एक चुंबक को 3 गोल पेंसिलों या लकड़ी के बेलनों पर रखिए। इस तरह से देखिए, यहाँ पर चित्र में दर्शाया गया है। अब दूसरे चुंबक के एक सिरे को बेलनों पर रखे चुंबक के सिरे के समीप लाइए। ध्यान रखें कि दोनों चुंबक एक दूसरे को स्पर्श न करें। देखिए क्या होता है। अब चुंबक के दूसरे सिरे को बेलनों पर रखे चुंबक के उसी सिरे का समीप लाइए। प्रत्येक बार नोट कीजिए कि क्या होता है जब दूसरे चुंबक को बेलनों पर रखे चुंबक के समीप लाया जाता है। ठीक है, तो एक बार क्या होगा, जब हम यहाँ पर NS लगेगा, जब हमने आगे की कक्षा में पढ़ गए हैं कि N और N जो होता है उनके बीच आकर्षण होता है और N और S ध्रुव के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। तो जब हम N वाला लाएंगे, N और N को नज़दीक लाएंगे तो उनके बीच अपाकर्षण होगा और वो दूर जाएगी पेंसिल लुढ़कती हुई। ठीक है, और जब हम N और S विरुद्ध ध्रुवों को एक दूसरे के समीप लाएंगे तो क्या होगा? वह एक दूसरे से अभिकर्षण करेगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर चुंबकीय बल जो होता है उसके कारण असंपर्क बल लगता है। मतलब बिना छुए, बिना बल लगाए हम वस्तु को अपनी तरफ खींच सकते हैं, आकर्षण कर सकते हैं और बिना छुए हम प्रतिकर्षण भी कर सकते हैं। क्या बेलनों पर रखा चुंबक दूसरे चुंबक को समीप लाने की पर गति करने लगता है? क्या यह सदैव समीप आने वाले चुंबक की दिशा में गति करता है? ये प्रेक्षण क्या सुझाते हैं? क्या इसका अर्थ यह है कि चुंबकों के बीच कोई बल अवश्य ही कार्य कर रहा है? ठीक है ना, कर रहा है ना। कक्षा 7 में आप सीख चुके हैं कि दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण को भी खींचने या धक्का देने के रूप में देखा जा सकता है। क्या चुंबकों के बीच लगने वाले बल को देखने के लिए आपको इन्हें संपर्क में लाना पड़ता है? नहीं, है ना, क्योंकि चुंबक दूर से ही एक दूसरे को खींचते हैं। उनके लिए या अभिकर्षण या प्रतिकर्षण करते हैं, उसके लिए उन्हें संपर्क में लाना जरूरी नहीं है। एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकता है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल का एक उदाहरण है। इसी प्रकार चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल भी असंपर्क बल होता है। ठीक है, यहाँ पर हमें असंपर्क बल के बारे में भी हमने पता कर लिया। अब हम यहाँ पर हमारा अध्याय वीडियो ख़त्म करते हैं। अगला हम कल के वीडियो में देखेंगे।